हेलो एवरीवन, आई एम योर बिजनेस स्टडीज मेंटोर। वेलकम यू ऑल वंस अगेन आवर प्लेटफॉर्म जिसका नाम है ईजली। और हम आपको यहाँ पे उदय पॉइंट 2.0 में पढ़ा रहे हैं अपना बिजनेस स्टडी सब्जेक्ट 11 क्लास का। जैसे कि आपको पता है यहाँ पे दो बैच हैं, एक है शिखर जो कि है क्लास 12 के लिए और दूसरा है उदय बैच। तो आपका वेलकम है उदय बैच में। और जैसे कि आपको पता है इस सेशन में हम ले रहे हैं आज सेकंड चैप्टर, यानी सेकंड चैप्टर में जो टॉपिक आज हम कवर करने वाले उस टॉपिक का नाम है मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप डीड। यानी मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप डीड क्या है अंडर द चैप्टर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, यानी हमारा सेकंड चैप्टर स्टार्ट हो गया। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप डीड। तो मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप की डीड की अगर मैं बात करूं, क्योंकि आपको पता है पार्टनरशिप बिजनेस इज रन बाय पार्टनरशिप डीड, क्योंकि पार्टनरशिप डीड के ही थ्रू पार्टनरशिप बिजनेस क्या करते हैं, रन करते हैं। तो सबसे पहला सवाल उठता है कि पार्टनरशिप डीड क्या है। तो सिंपल क्या है पार्टनरशिप डीड? पार्टनरशिप इज दी रूल्स एंड रेगुलेशन अबाउट द पार्टनरशिप बिजनेस, यानी पार्टनरशिप बिजनेस से रिलेटेड जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, पार्टनरशिप डीड कहलाते हैं। बट दिस पार्टनरशिप डीड मे बी इन द फॉर्म ऑफ रिटन एंड ओरल। लेकिन आपको पता है कौन सी होना चाहिए पार्टनरशिप डीड? वो होनी चाहिए रिटन, बिकॉज रिटन पार्टनरशिप डीड में कोई भी डिस्प्यूट्स होता है तो वो इजीली रिजॉल्व हो सकता है, क्योंकि वहां पे आपने मेंशन कर रखे हैं सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। लेकिन अगर हम बात करें ओरल पार्टनरशिप डीड में, तो ओरल पार्टनरशिप डीड कभी भी क्या होती है, फेवरेबल नहीं होती है पार्टनर्स के लिए, क्योंकि आज मैंने जो बोला है तो डेफिनेटली हो सकता है कि कल को मैं बदल भी जाऊं, कल को मैं क्या हूं उससे एग्री ना करूं। इसलिए पार्टनरशिप डीड क्या होना चाहिए, इट मस्ट बी रिटन होना चाहिए। अब पार्टनरशिप डीड के बारे में आपको समझ में आ गया होगा क्या है। ये एक रिटन एग्रीमेंट है जिसके अंदर टर्म्स एंड कंडीशन लिखी जाती हैं, किसकी, पार्टनरशिप बिजनेस की। यानी जब आप कोई पार्टनरशिप करते हैं किसी पार्टनर से या पार्टनरशिप बिजनेस करते हैं तो एक आपका एग्रीमेंट बनता है, एक आपका कॉन्ट्रैक्ट बनता है बिटवीन ऑल द पार्टनर्स ऑफ योर पार्टनरशिप बिजनेस। अगर दो पार्टनर हैं तो दो के बीच में एक एग्रीमेंट बनेगा, अगर 10 पार्टनर है तो 10 के बीच में एक एग्रीमेंट बनेगा और उस एग्रीमेंट में सारी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी जाएंगी। यानी अगर कोई भी डिस्प्यूट्स आता है आपके बिजनेस में तो वो डिस्प्यूट्स आप रिजॉल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू दी प्रोविजन ऑफ योर पार्टनरशिप डीड। यानी जो प्रोविजन आपकी पार्टनरशिप डीड में मेंशन है उसके अकॉर्डिंग आपको करना है उसका सॉल्यूशन। तो ये होता है हमारा सिंपल वर्ड में पार्टनरशिप डीड। यानी पार्टनरशिप डीड जस्ट लाइक जैसे मैं बोलूं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री, यानी जैसे कि क्या होता है देश में कोई भी समस्या हो तो उसका संविधान काय में मिलेगा, उसका समाधान मिलता है हमें कॉन्स्टिट्यूशन में। लेकिन अगर पार्टनरशिप बिजनेस में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसका रेजोल्यूशन हमें मिलेगा, उसको हमें देखना पड़ेगा किससे, पार्टनरशिप डीड से। यानी पार्टनरशिप डीड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पार्टनरशिप बिजनेस। लेकिन सवाल ये उठता है कि इफ देयर इज नो पार्टनरशिप डीड इन एनी बिजनेस, अगर कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है तो क्या होगा? तो बच्चों उसके लिए भी सॉल्यूशन है। यानी अगर आपकी अपनी पार्टनरशिप डीड नहीं है तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 में जो प्रोविजन दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग आपके बिजनेस के कोई भी फैसले होंगे। यानी दे हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड पार्टनरशिप डीड इन पार्टनरशिप एक्ट 1932, यानी वो ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएंगे आपके बिजनेस पे अगर आपकी पार्टनरशिप डीड नहीं है, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। तो आई एम श्योर कि आपको पार्टनरशिप डीड समझ में आ गया होगा। पार्टनरशिप डीड ओरल होना चाहिए, रिटन होना चाहिए, ये भी समझ में आ गया होगा। और आपको ये भी क्लियर हो गया होगा कि पार्टनरशिप डीड अगर नहीं है तो फिर हमारे कैसे सॉल्व होंगी चीजें। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम क्या पढ़ने वाले हैं? नेक्स्ट टॉपिक में जैसे कि आप देख रहे हैं फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में नेक्स्ट टॉपिक है कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड। अब आपको सवाल ये उठ रहा होगा सर कि इस पार्टनरशिप डीड में कौन कौन सी चीजें मेंशन करी जाती हैं? तो घबराने की जरूरत नहीं है, वो हम आपको यहां बताने वाले हैं। व्हाट आर दी कंटेंट, कंपोनेंट और एलिमेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड? तो देयर आर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कंटेंट एंड कंपोनेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड जो आपकी पार्टनरशिप डीड में मेंशन होना जरूरी है। सबसे पहली चीज क्या है? सबसे पहली चीज है नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म। यानी सबसे पहले आप मेंशन करेंगे जितने भी
फर्म है, सही है, जो फर्म है उस फर्म का नाम क्या है और उसका प्रॉपर एड्रेस क्या है, उसकी लोकेशन क्या है, वो आप पार्टनरशिप डीड में मेंशन करेंगे। इसके अलावा नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर्स अपार्ट फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म, आपके जो पार्टनर है उनका एग्जैक्ट नेम क्या है और उनका भी एड्रेस क्या है, वो भी आप अपनी पार्टनरशिप डीड में मेंशन करेंगे। इसके अलावा नेचर ऑफ बिजनेस, यानी बिजनेस किस चीज में डील करता है। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो मैन्युफैक्चरिंग में क्या चीज मैन्युफैक्चर करता है वो मेंशन करना है। सर्विस बिजनेस है तो कौन सी सर्विस प्रोवाइड करता है, उसको हम बोलते हैं नेचर ऑफ बिजनेस। तो नेचर ऑफ बिजनेस भी आपका मेंशन होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट इन्वेस्टमेंट मेड बाय ईच पार्टनर, क्योंकि आप जानते हैं पार्टनरशिप बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किया जाता है बाय डिफरेंट पार्टनर्स, तो उन्होंने कितना कितना इन्वेस्टमेंट कर रखा है। यानी मान लो एक पार्टनर ने दे रखे हैं 1 लाख रुपीस, दूसरे पार्टनर ने दे रखे हैं 2 लाख रुपीस, तो उनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है एज देयर इन्वेस्टमेंट, वो आपको अपनी पार्टनरशिप डीड में मेंशन करना पड़ेगा हर किसी पार्टनर्स के हिसाब से। इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, क्योंकि आपको पता है इन पार्टनरशिप ऑल द प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन एन एग्रीड रेशियो, एक एग्रीड रेशियो में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अब वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट किस रेशियो में होगा, किस रेशियो में होगा, यानी वो रेशियो आपको मेंशन करना पड़ेगा अपनी पार्टनरशिप डीड में। यानी अगर आपने कह रखा है कि भैया प्रॉफिट जो है हमारे इस रेशियो में बटेगा, तो इसका मतलब फिर तीनों पार्टनर में आपको ऐसी रेशियो में बांटना पड़ेगा। बट इफ यू हैव नॉट मेंशन एनी काइंड ऑफ व्हाट रेशियो ऑफ प्रॉफिट, तो फिर आपका क्या माना जाएगा, प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन दिस केस इक्वली, उस केस में आपका प्रॉफिट बटेगा फिर इक्वली, ठीक है। इसके अलावा ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशन ऑफ पार्टनर्स, अब पार्टनर सारे कुछ ना कुछ काम करेंगे। मान लीजिए 10 पार्टनर्स हैं एक पार्टनरशिप बिजनेस में, तो उनके जो जो काम है, उनकी जो जो ड्यूटीज हैं, वो आपको अपनी पार्टनरशिप डीड में मेंशन करना बहुत जरूरी है। क्योंकि हो सकता है भैया कल को पार्टनर कह दे कि ये मेरा काम नहीं है, या फिर मैं ये काम नहीं कर रहा, सिर्फ उसे प्रॉफिट से मतलब हो, तो वो आपको ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशन of each partner need to be mentioned in your partnership deed, ठीक है। इसके अलावा सैलरीज एंड विड्रॉवल्स, हर पार्टनर को मिलती है अपने काम के लिए सैलरी, तो वो कितनी सैलरी हम पार्टनर्स को प्रोवाइड कर रहे हैं। मान लिए 3 पार्टनर है, सपोज ए, बी एंड सी, इन पार्टनर्स को हम क्या सैलरी देने जा रहे हैं। मान लीजिए ए पार्टनर को हम दे रहे हैं 10,000 पर मंथ, तो ये आपको मेंशन करना पड़ेगा। इसके अलावा बी को हम दे रहे हैं 12,000 पर मंथ, ठीक है, ये कुछ ज्यादा काम कर रहा होगा। इसके अलावा सी को हम दे रहे हैं 8,000 पर मंथ, इसको हम कम काम करा रहे हैं या कैपिटल इसका कम होगा तो इसकी सैलरी हम कम कर दे रहे हैं। तो जो भी सैलरी आप मेंशन करेंगे वो आपको यहाँ पार्टनरशिप डीड में लिखना पड़ेगी, ठीक है। इसके अलावा विड्रॉवल्स, कौन पार्टनर कितना पैसा निकाल सकता है एज देयर ड्राइंग, वो भी आपको मेंशन करना पड़ेगा। इसके अलावा टर्म्स ऑफ एडमिशन एंड रिटायरमेंट, क्योंकि आपको पता है पार्टनरशिप में मैक्सिमम पार्टनर होते हैं 50, तो कोई पार्टनर क्या हो सकता है किसी भी टाइम एडमिशन ले सकता है। मान लीजिए अगर ये 3 पार्टनर है, एक न्यू पार्टनर हमारी फर्म में जुड़ने जा रहा है जिसका नाम है डी, तो उसका एडमिशन कैसे होगा, तो टर्म्स ऑफ एडमिशन आपको अपनी पार्टनरशिप डीड में मेंशन करना पड़ेगा। लाइकवाइज अगर 3 या 4 पार्टनर है और कोई पार्टनर रिटायर करने जा रहा है, मान लो सपोज ये रिटायर करने जा रहे हैं, तो रिटायरमेंट की क्या कंडीशन होगी, क्या सर्विस नोटिस पीरियड होगा और कैसे रिटायर हो सकता है कोई पार्टनर, उसकी भी आपको सब कुछ टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन करना पड़ेंगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि हर पार्टनर ने क्या कर रखा है, कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रखा है, जैसे कि हमने ऊपर बताया इन्वेस्टमेंट कर रखा है। अब उस कैपिटल पे उसको कितना इंटरेस्ट दिया जाएगा वो भी आपको मेंशन करना पड़ेगा। 5% इंटरेस्ट दे रहे हैं, 6% दे रहे हैं, 10% दे रहे हैं, वो आपको अपनी पार्टनरशिप डीड में मेंशन करना है। अपार्ट फ्रॉम दैट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्योंकि पार्टनर्स ने क्या किया था, यहां विड्रॉवल्स किए थे, ड्राइंग निकाली थी। अब ड्राइंग अगर सारे पार्टनर निकाल लेंगे तो भैया कैपिटल खत्म हो जाएगी, इसलिए हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट भी लगाते हैं ड्राइंग पे। तो वो इंटरेस्ट कितना लगेगा, उसकी परसेंटेज क्या रहेगी, उसका रेट क्या रहेगा, वो आपको यहां मेंशन करना पड़ेगा इन योर पार्टनरशिप। इसके अलावा पार्टनरशिप डीड में क्या मेंशन करना पड़ता है, प्रोसीजर फॉर डिसोल्यूशन। अब मान लिए तीनों पार्टनर है या 4 पार्टनर है, 5 पार्टनर है, अब वो पार्टनरशिप बिजनेस को क्या करना चाह रहे हैं, डिसॉल्व करना चाह रहे हैं, मींस शट डाउन करना चाह रहे हैं, सिंपल वर्ड में बंद करना चाह रहे हैं। तो
तो उस बंद करने का क्या तरीका होगा वो आपको पार्टनरशिप डीड में मेंशन करना पड़ेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट बुक्स एंड ऑडिटिंग, यानी बुक्स ऑफ अकाउंट कौन कौन से बनेंगे, किस टाइप से आपकी अकाउंटिंग होगी, किस टाइप से आपकी ऑडिटिंग होगी, वो आपको अपनी पार्टनरशिप डीड में मेंशन करना पड़ेगा। एंड लास्ट मेथड ऑफ सॉल्विंग डिस्प्यूट्स, और डिस्प्यूट्स अगर किसी पार्टनर में आ जाता है, मान लो तीनों पार्टनर के बीच में कोई डिस्प्यूट्स आ जाता है किसी भी इशू से रिलेटेड, किसी भी इवेंट से रिलेटेड, तो वो कैसे रिजॉल्व होंगे वो भी आपको अपनी पार्टनरशिप डीड में बताना पड़ेगा। तो दीज आर दी वेरियस कंटेंट, आप 5 कम से कम कंटेंट याद कर लीजिएगा अपने एग्जाम के लिए कि ये कंटेंट के नाम से भी आ सकता है, एलिमेंट के नाम से भी आ सकता है और कंपोनेंट के नाम से भी आ सकता है। तो आपको ये सारे नाम याद रखने हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है बच्चों? अब नेक्स्ट टॉपिक है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसका नाम है प्रोसीजर ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। यानी अगर आप इंटरेस्टेड हैं पार्टनरशिप बिजनेस में, यानी आपका एक अच्छा स्कूल फ्रेंड है और आपने अभी से प्लान कर लिया है कि मैं इसके साथ जाके फ्यूचर में क्या करूंगा, एक पार्टनरशिप बिजनेस डेवलप करूंगा या एस्टैब्लिश करूंगा, तो आपको पहले से ही पता होना चाहिए कि प्रोसीजर क्या होगा इस पार्टनरशिप को स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि हमें क्या करना पड़ता है, बिजनेस को रजिस्टर्ड कराना पड़ता है। तो रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसेस है इन केस ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस? हर बिजनेस में नहीं है, मैं बता दे रहा हूं आपको, यहां पे याद रखना है अलग अलग टाइप के बिजनेस होते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कंपनी। तो कंपनी का क्या प्रोसीजर है वो अभी नहीं बता रहे, अभी हम सिर्फ समझ रहे हैं पार्टनरशिप का, यानी पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसेस है। तो चलिए रजिस्ट्रेशन, तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं, शुरुआत करता हूं रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट से। तो इस टाइप का एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको दिया जाता है। प्रोसेस क्या है वो भी समझा देता हूं। सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म टू द रजिस्ट्रार ऑफ द फर्म, यानी रजिस्ट्रार ऑफ द फर्म भैया कौन होते हैं? ये होते हैं जो बाबू होते हैं, जो कंपनी या फर्म को स्टार्ट करने के लिए क्या है, सारा जिम्मेदारी इनके ऊपर होती है। तो रजिस्ट्रार ऑफ द फर्म जो है उनके पास आपको कुछ प्रिस्क्राइब फॉर्म सबमिट करना पड़ेंगे, यानी कुछ फॉर्म्स भरते हैं, जैसे कि आप एडमिशन के लिए किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए या किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, वैसे ही आपको एक फॉर्म भरना पड़ेंगे और इस एप्लीकेशन में आपको साइन करना पड़ेगा। मींस जो भी पार्टनर है, अगर आपका दोस्त के साथ आप चाह रहे हैं अपनी पार्टनरशिप स्टार्ट करना, तो उस दोस्त का नाम और आपका नाम, यानी दोनों का एक जो सिग्नेचर होगा वो सिग्नेचर उन सारे डॉक्यूमेंट पे आपको करना पड़ेंगे। और इसके साथ आपको ये सारे डॉक्यूमेंट लगाने होंगे, यानी कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने होंगे? वो डॉक्यूमेंट लगाने होंगे नेम एंड लोकेशन ऑफ द फर्म, फर्म की नेम क्या है और उसकी लोकेशन क्या है, उसका डॉक्यूमेंट आपको बना के लगाना पड़ेगा। इसके अलावा डेट व्हेन द पार्टनर ज्वाइन द फर्म, अब पार्टनर्स की ज्वाइनिंग की कोई ना कोई डेट होगी, डेट ऑफ ज्वाइनिंग होती है जैसे कि स्कूल में, इसी तरीके से आपके पार्टनरशिप में आपके पार्टनर्स की डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है वो आपको उस डेट को मेंशन करना पड़ेगा, उसका सर्टिफिकेट लगा दिए। नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर, पार्टनर्स का नाम क्या है और उनके एड्रेस क्या है, उनका भैया आधार कार्ड पे सब कुछ आ जाता है, तो यानी आधार कार्ड लग जाएगा। इसके अलावा ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, अब मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था जनरल पार्टनरशिप, लिमिटेड पार्टनरशिप, तो पार्टनरशिप के कई टाइप होते हैं। तो पार्टनरशिप कितने टाइम के लिए है आपकी? जनरल पर्पस पार्टनरशिप है या स्पेसिफिक पीरियड पार्टनरशिप है, ठीक है। तो वो ड्यूरेशन जो भी है 5 साल 10 साल, तो वो आपको मेंशन करना पड़ेगा। इसके अलावा डिपॉजिट रिक्वायर्ड फीस विद द रजिस्ट्रार ऑफ द फर्म, इसके अलावा आपको कुछ जैसे कि फॉर्म हम खरीदते हैं तो कुछ ना कुछ स्लिप कटानी रहती है, तो स्लिप के हमें चार्ज देना पड़ते हैं। तो लाइकवाइज आपकी कुछ डिपॉजिट फीस है जो आपको रजिस्ट्रार ऑफ द फर्म के यहाँ जमा करना पड़ती है। तो यानी ये सारे फॉर्म्स आप क्या करेंगे, बनाएंगे, तैयार करेंगे विद द साइन ऑफ ऑल द पार्टनर्स, और इनको आप कहां सबमिट कर देंगे भैया? रजिस्ट्रार ऑफ द फर्म के पास सबमिट कर देंगे। और जब रजिस्ट्रार ऑफ द फर्म के पास सबमिट कर देंगे बच्चों, तो आपको मिल जाएगा इस टाइप का एक सर्टिफिकेट जिसके ऊपर लिखा होगा डिपार्टमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन। अब ये केरला का है, तो अगर आप यूपी के लिए करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? यूपी से मिलेगा। अगर आप महाराष्ट्र में बिजनेस करना चाहते हैं तो वो महाराष्ट्र से मिलेगा। तो हर स्टेट का अलग अलग क्या होता है, रजिस्ट्रार ऑफ द फर्म का ऑफिस होता है। अब इसमें लिखा क्या होता है, यही लिखा होता है, रजिस्ट्रार ऑफ द फर्म केरला हियर बाय एक्नॉलेज द रिसीट ऑफ द स्टेटमेंट प्रिस्क्राइब बाय द सेक्शन 58 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। देखिए लिखा है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 की तरफ से आपको एक सर्टिफिकेशन मिल जाएगा। और आपका जब सर्टिफिकेशन मिल जाएगा तो इसका मतलब यह होगा कि आपका बिजनेस अब हो जाता है रजिस्टर्ड, यानी आपको
आपको रजिस्ट्रेशन का अब किसी को प्रमाण देने की जरूरत नहीं है, बस जो आपका बिजनेस है आप अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, यानी आपको एक सरकारी मोहर मिल जाती है और इसके बाद आपका बिजनेस क्या हो जाता है, लीगल हो जाता है, रजिस्टर्ड हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या पढ़ने वाले हैं, इसके बाद है बच्चों नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड सोल प्रोप्राइटरशिप। क्योंकि हमने पिछली क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है। सोल प्रोप्राइटरशिप के मीनिंग पढ़े थे, फीचर्स पढ़े थे, मेरिट्स पढ़े थे, डीमेरिट्स पढ़े थे। तो आज हम देखने वाले हैं एक कंपैरिजन किसका, डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड सोल प्रोप्राइटरशिप। तो चलिए शुरू करते हैं। और जैसे कि आपको पता है डिफरेंस में हमें कुछ बेसिस पे ही देखना पड़ते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बेसिस की बात करूं, द फर्स्ट बेसिस ऑफ द डिफरेंस बिटवीन सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप इज व्हाट इज गवर्न बाय, यानी कौन सा लॉ गवर्न करता है, यानी कौन सा लॉ इनके लिए रेगुलेट करता है पार्टनरशिप में और सोल प्रोप्राइटरशिप में। तो अगर मैं पार्टनरशिप की बात करूं तो आपको पता ही हो गया होगा, गवर्न बाय पार्टनरशिप एक्ट 1932, यानी इसका जो एक्ट होता है उसका नाम होता है पार्टनरशिप एक्ट 1932, यानी जो ऑल द पार्टनरशिप बिजनेस इज गवर्न एंड कंट्रोल थ्रू वन ऑफ द एक्ट जिसका नाम है पार्टनरशिप एक्ट 1932। इसके अलावा अगर हम बात करें सोल प्रोप्राइटरशिप की, तो देयर इज नो सच एक्ट इन सोल प्रोप्राइटरशिप, नो एक्ट। यहां पे इस टाइप का कोई भी एक्ट आज तक पास नहीं हुआ है जो हमारे सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस को गवर्न करे या उनको कंट्रोल करे, यानी इसका रजिस्ट्रेशन कराना भी इसलिए कंपलसरी नहीं है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं नंबर ऑफ मेंबर की बेसिस पे, यानी कितने मेंबर होना चाहिए। तो जैसे कि आपको पता है इन केस ऑफ पार्टनरशिप शुरुआत होती है कितने मेंबर से, मिनिमम होनी चाहिए, मिनिमम पार्टनर होना चाहिए बच्चों कितने, 2, और मैक्सिमम होते हैं कितने, मैक्सिमम होते हैं बच्चों 100। सो इन केस ऑफ पार्टनरशिप देयर शुड बी एटलीस्ट 2 मेंबर एंड द मैक्सिमम लिमिट ऑफ द पार्टनर इज 100, यानी 100 है और 100 से ज्यादा होंगे तो फिर वो कंपनी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस बन जाएगा। तो 100 तक आपको रखना है और मिनिमम तो 2 तो चाहिए, क्योंकि अगर सिंगल होगा तो फिर वो सोल प्रोप्राइटरशिप बन ही जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें सोल प्रोप्राइटरशिप में तो कितने होना चाहिए, कितने मेंबर होना चाहिए, यानी इसके अंदर होता है सिर्फ ओनली वन, जिसको बोलते हैं हम वन मैन आर्मी। यही सारे बिजनेस को चलाता है, यही सारा प्रॉफिट लेता है और यही सारा रिस्क बियर करता है, ये यानी वन मैन आर्मी की तरह काम करता है सोल प्रोप्राइटरशिप। इसके बाद हम बात करते हैं बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, यानी कौन सी बेसिस पे फॉर्मेशन किया जाता है, यानी कैसे ये वजूद में आते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस और पार्टनरशिप बिजनेस। तो अगर हम पार्टनरशिप की बात करें तो पार्टनरशिप जो फॉर्म होता है वो होता है ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीमेंट, यानी यहां पे एग्रीमेंट, या मैं एग्रीमेंट नहीं बोलता इसको, मैं यहां बोल देता हूं जस्ट वेट, पार्टनरशिप डीड। यहां पे मैं बोल देता हूं बच्चों क्या, पार्टनरशिप डीड। तो यहां पे ये होता है पार्टनरशिप डीड की बेसिस पे, जस्ट वेट, यस। तो यहां पे फॉर्म होता है पार्टनरशिप डीड की बेसिस पे कौन सा बिजनेस, पार्टनरशिप बिजनेस। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें सोल प्रोप्राइटरशिप की तो सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर देयर इज नो एग्रीमेंट। भैया किससे एग्रीमेंट करेगा, क्योंकि सिंगल ही बिजनेस रन कर रहा है, वन मैन आर्मी है, तो देयर इज नो नीड ऑफ एनी काइंड ऑफ एग्रीमेंट और एनी काइंड ऑफ पार्टनरशिप डीड। तो यहां पे बच्चों कोई भी एग्रीमेंट की जरूरत नहीं है, किसी भी कागज की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क, व्हाट आर द रिस्क इन्वॉल्व इन केस ऑफ पार्टनरशिप और इन केस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। तो अगर हम बात करें इन केस ऑफ पार्टनरशिप की, तो इन पार्टनरशिप द रिस्क इज बियर बाय ऑल द पार्टनर्स जॉइंटली, यानी यहां पे जितना भी रिस्क होता है बिजनेस का, बिजनेस मींस पार्टनरशिप बिजनेस, तो पार्टनरशिप बिजनेस का जितना भी रिस्क होता है वो जॉइंटली बियर किया जाता है,
यानी ज्वाइंटली जितने भी पार्टनर होंगे बच्चों उन सबको ही उसका रिस्क को बियर करना पड़ेगा। यानी अगर आपका किसी भी नेचुरल कॉजेस की वजह से लॉस हो जाता है या रिस्क होता है तो वो सारा लॉस कौन बियर करेगा? सारे पार्टनर बियर करेंगे। ठीक है, अगर हम बात करें सोल प्रोप्राइटरशिप की, तो सोल प्रोप्राइटरशिप में बच्चों क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया वन मैन आर्मी है तो इसलिए सारा प्रॉफिट, सारा लॉस, सारा रिस्क यही बियर करेगा। ओनली ओनर बियर, ओनर कौन होगा? सोल प्रोप्राइटर, बियर और रिस्क, यानी सारा रिस्क बच्चों इसी की जिम्मेदारी है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंस, यानी पैसे की बेसिस पे। सो ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंस की बात करें तो इन केस ऑफ पार्टनरशिप एंड सोल प्रोप्राइटरशिप, सो अगर हम बात करें सबसे पहले सोल प्रोप्राइटर, सबसे पहले पार्टनरशिप की, तो पार्टनरशिप के केस में जो फाइनेंस होता है वो क्या होता है? लार्जर होता है, यानी आपके पास ज्यादा पैसे होने की संभावना होती है, बिकॉज द कैपिटल हेयर इज कंट्रीब्यूटेड बाय ऑल द पार्टनर जॉइंटली। यानी अगर आपके 10 पार्टनर हैं तो 10 पार्टनर अपना अपना कैपिटल लेकर आएंगे, यानी यहां पे जो कैपिटल होगा, यहां पे जो पैसा होगा वो लार्ज होगा एज इन केस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। बट अगर हम सोल प्रोप्राइटरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वन मैन आर्मी तो है ही है, वन मैन आर्मी है तो बच्चों जब वन मैन आर्मी है तो इसका मतलब क्या हो गया? यहां पे जो फाइनेंस होगा लेस फाइनेंस होगा, यानी लेस मनी, क्योंकि वो सिर्फ अपनी ही पॉकेट से पैसा लगा सकता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें डिसीजन मेकिंग की, सो डिसीजन मेकिंग इन केस ऑफ पार्टनरशिप और इन केस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, तो अगर हम बात करें डिसीजन मेकिंग की तो डिसीजन मेकिंग इन केस ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस इज डन बाय ऑल द पार्टनर्स, यानी सारे पार्टनर्स जिम्मेदार होंगे कोई भी डिसीजन लेने के लिए। कोई सिंगल पार्टनर कोई भी पर्टिकुलर डिसीजन नहीं ले सकता, यानी सारा डिसीजन जो होगा, जितने भी की डिसीजन ऑफ द फर्म होंगे, इट विल बी टेकन बाय ऑल द पार्टनर विद द कंसेंट ऑफ ईच अदर, यानी सबकी कंसेंट होना जरूरी है, सबका राजी होना जरूरी है, तभी कोई भी डिसीजन लिया जाएगा। वेयर इन केस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप देयर इज नो कंसेंट, ही इज फ्री टू टेक ऑल द डिसीजन, यानी सबसे अच्छी चीज सोल प्रोप्राइटरशिप में होती है वो होती है फ्री डिसीजन मेकिंग, यानी ये फ्री है भैया, इसका जो दिमाग कहेगा फ्री डिसीजन मेकिंग, वो डिसीजन ये ले लेगा, इसको किसी से डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, किसी से ओपिनियन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये है वन मैन आर्मी, यानी अपने डिसीजन खुद लेगा। ठीक है, इसके बाद आता है डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट कैसे बांटा जाता है इन केस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप। तो जैसे कि पता है पार्टनरशिप में सारे पार्टनर मिलके काम कर रहे हैं, सारा रिस्क मिलके बियर कर रहे हैं, सबने मिलके कैपिटल लगाई है, तो प्रॉफिट क्या कोई एक अकेला ले जाएगा? ना, ऐसा नहीं होगा। प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन एग्रीड रेशियो, यानी प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट होंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड इन एग्रीड रेशियो, यानी एक एग्रीड रेशियो में प्रॉफिट बांटे जाएंगे। ठीक है, प्रॉफिट जो होंगे एक एग्रीड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। वेयर इन केस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, भैया ये तो था वन मैन आर्मी, तो यहां पे इसने सारा रिस्क बियर किया, इसने ही कैपिटल लगाई, इसने ही सब कुछ किया, तो ओनली प्रॉफिट टेकर, ओनली प्रॉफिट टेकर, सही है, सिर्फ प्रॉफिट लेने की जो जिम्मेदारी होगी वो किसकी होगी? वो इसी पार्टनर की होगी। ठीक है, ओनली प्रॉफिट टेकर। ये मैंने लिख दिया ओनली प्रॉफिट टेकर। ठीक है, तो ये थे सारे बेसिस इन केस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप, यानी इन बेसिस पे हम समझ सकते हैं ओवरऑल के पार्टनरशिप एंड सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या डिफरेंस है। सो आई एम श्योर कि ये डिफरेंस है आपको क्लियर हो गया होगा कि पार्टनरशिप बिजनेस में एंड सोल प्रोप्राइटरशिप में बिजनेस में क्या डिफरेंस है। तो चलिए अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट टॉपिक, और नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस क्लास इज क्या है? वो है बच्चों डिफरेंस
डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड HUF। HUF क्या है? ये हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ठीक है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को अब हम कंपैरिजन कर रहे हैं किसके साथ? पार्टनरशिप बिजनेस के साथ। यानी अब हम देखेंगे पार्टनरशिप बिजनेस और HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में क्या अंतर है। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो है हम देखते हैं बेसिस पे। तो बेसिस क्या है? बेसिस है आपकी, यानी हम पढ़ लें डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड HUF में द फर्स्ट बेसिस ऑफ द डिफरेंस इज गवर्न बाय। तो गवर्न बाय यानी अभी मैंने आपको बताया द पार्टनरशिप बिजनेस इज गवर्न एंड कंट्रोल बाय पार्टनरशिप एक्ट 1932, यानी पार्टनरशिप एक्ट 1932, यानी इस पार्टनरशिप बिजनेस को जो कंट्रोल करता है, जो गवर्न करता है, उस एक्ट का नाम है पार्टनरशिप एक्ट 1932। जबकि हम बात करें हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस की, तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इज गवर्न एंड कंट्रोल बाय हिंदू सक्सेशन एक्ट, यानी इसको जो गवर्न करता है या कंट्रोल करता है उस एक्ट का नाम है हिंदू सक्सेशन एक्ट, ठीक है। हिंदू सक्सेशन एक्ट इज द एक्ट विच इज पास टू गवर्न एंड कंट्रोल द हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस इन इंडिया, यानी इंडिया के अंदर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस को गवर्न करने वाला जो एक्ट है उसका नाम है हिंदू सक्सेशन एक्ट, ठीक है। ये पॉइंट आ गया। इसके बाद आ जाते हैं हम ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर। तो जैसे कि आपको पता है ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर की बात करें तो पार्टनरशिप में मिनिमम पार्टनर्स कितने होना चाहिए? जैसे कि अभी आपको मैंने बताया मिनिमम मेंबर इज 2 एंड मैक्सिमम मेंबर इज 100, यानी इन केस ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस देयर शुड बी अ मिनिमम 2 पार्टनर्स एंड मैक्सिमम 100 पार्टनर्स इज रिक्वायर्ड टू कैरी आउट ए पार्टनरशिप बिजनेस। इसके अलावा अगर हम बात करें हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस की, तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस में कितने पार्टनर्स होना चाहिए? जस्ट वेट, आई एम कमिंग इन ए मिनट। Yes, so in Hindu undivided family there must be at least, जैसे कि पार्टनरशिप में था, likewise मिनिमम यहाँ पे होना चाहिए 2 मेंबर और मैक्सिमम पार्टनर्स यहाँ पे बच्चों होना चाहिए 100। नो, नॉट रिक्वायर्ड, सही है। यहाँ पे कोई लिमिट नहीं होती है, देयर इज नो लिमिट, ठीक है। नो लिमिट ऑफ मैक्सिमम मेंबर। So in case of partnership and Hindu undivided family, minimum partners होने चाहिए 2 and 2 maximum partner होने चाहिए 100, and in case of Hindu undivided family it will be no limit, यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में आप कितने भी मेंबर रख सकते हैं, बट पार्टनरशिप में आपको सिर्फ 100 रखने हैं। इसके बाद अगर हम बात करें मेल और फीमेल की बेसिस पे, so in case of partnership business, a female member can become partners. Female become partner, यानी कोई भी फीमेल मेंबर है और वो अगर हमारी पार्टनर्स बनना चाहती है तो हमारे पार्टनरशिप बिजनेस में उसका होता है वेलकम, यानी वो पार्टनरशिप बिजनेस में क्या हो सकती है? एज मेंबर काम कर सकती है, एज पार्टनर काम कर सकती है। लेकिन अगर हम बात करें हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में, तो यहां पे क्या है, थोड़ा सा क्या है, ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है मेल मेंबर को। इसलिए यहां पे कोई भी फीमेल मेंबर, यानी फीमेल cannot become पार्टनर, ठीक है। यहां पे फीमेल पार्टनर नहीं बन सकती, ठीक है। जस्ट वेट, यहां पे फीमेल पार्टनर नहीं बन सकती। इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट जो डिफरेंस है वो डिफरेंस है बच्चों मैनेजमेंट की बेसिस पे। व्हाट आर दी मैनेजमेंट, यानी मैनेजमेंट की बेसिस पे क्या डिफरेंस है दोनों में, पार्टनरशिप में और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में। तो अगर मैं बात करूं मैनेजमेंट की बेसिस पे, तो इन केस ऑफ पार्टनरशिप द
मैनेजमेंट इज इन दी हैंड ऑफ ऑल दी पार्टनर, जितने पार्टनर्स हैं उनके हाथ में ही मैनेजमेंट होता है, यानी सारे डिसीजन, ऑल डिसीजन, जितने भी डिसीजन होंगे मैनेजमेंट के, टेकन बाय ऑल पार्टनर, जितने भी पार्टनर होंगे वो सारे ही डिसीजन लेंगे और उन्हीं के पास सारा मैनेजमेंट होगा पूरे पार्टनरशिप बिजनेस का। लेकिन अगर हम बात करें HUF में, तो HUF में आपका जो कर्ता होता है, कर्ता मीन्स जो हेड ऑफ द फैमिली है, द एल्डर मेंबर ऑफ द फैमिली इज कंट्रोल एंड मैनेज ऑल द हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का पूरा मैनेजमेंट सिर्फ कर्ता के हाथ में होता है। तो ओनली कर्ता इज धर्ता, यानी कर्ता धर्ता ही है वो, ठीक है। ओनली कर्ता यहां लिख देता हूं, जो भी कर्ता होगा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का, उसी के हाथ में सारा मैनेजमेंट होता है इन केस ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ठीक है। इसके बाद हम बात करें लायबिलिटी की, तो लायबिलिटी क्या मींस कितना कितना उधार देना पड़ेगा इन केस ऑफ पार्टनरशिप और इन केस ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। तो अगर हम बात करें पार्टनरशिप में, तो पार्टनरशिप में द लायबिलिटी ऑफ ऑल दी पार्टनर, जो कि हमने फीचर में भी पढ़ा था, वो होती है अनलिमिटेड, यानी द लायबिलिटी ऑफ ऑल पार्टनर इज अनलिमिटेड, यानी सारे पार्टनर्स की लायबिलिटी वो क्या होती है, अनलिमिटेड होती है, यानी उनको कितना भी दे सकते हैं वो, इन केस ऑफ व्हेन द फर्म इज गोइंग टू डिसॉल्व, या फर्म के ऊपर जब उधार हो गया है तो उनको अपने कैपिटल कंट्रीब्यूशन से ज्यादा भी पे करना पड़ सकता है, जिसको हम बोलते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी। लेकिन अगर हम बात करें HUF के केस में, तो HUF के केस में लायबिलिटी कैसी होती है, तो यहां पे बच्चों होती है दो टाइप की, जो कर्ता होता है, जो कर्ता यानी जिसके हाथ में पूरा मैनेजमेंट था हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का, इसकी जो लायबिलिटी होती है वो होती है अनलिमिटेड, यानी इसकी जो लायबिलिटी होती है वो होती है अनलिमिटेड। इसके अलावा जो अदर मेंबर हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की, उनकी जो लायबिलिटी होगी वो होगी लिमिटेड बच्चों, ठीक है। लिमिटेड लायबिलिटी फॉर ऑल दी अदर मेंबर ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, बट अनलिमिटेड लायबिलिटी फॉर दी कर्ता ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस, यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में यहां पे कर्ता की हो जाती है अनलिमिटेड लायबिलिटी, वेयर जो अदर मेंबर होंगे उनकी हो जाएगी लिमिटेड लायबिलिटी। इसके बाद हम बात करें डिवीजन ऑफ प्रॉफिट की, यानी प्रॉफिट जो है, जो आपने कमाया वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा इन केस ऑफ पार्टनरशिप एज वेल एज इन केस ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पार्टनरशिप से। तो पार्टनरशिप में जैसे कि आपको पता है प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन एग्रीड रेशियो, डिस्ट्रीब्यूटेड इन एग्रीड रेशियो, जो भी आपके एग्रीड रेशियो हैं उसमें ही डिस्ट्रीब्यूट होता है प्रॉफिट। अब वो एग्रीड रेशियो क्या हो सकते हैं, 3:2:1 हो सकते हैं या इक्वली हो सकते हैं। इट विल बी मेंशन अंडर पार्टनरशिप डीड, वो पार्टनरशिप डीड में आपने मेंशन कर रखे और उसी में आपका प्रॉफिट क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। यस, तो अब इसके बाद हम बात करें डिवीजन ऑफ प्रॉफिट की इन केस ऑफ HUF। तो इन केस ऑफ HUF द प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली इन ऑल दी पार्टनर्स, ऑल दी मेंबर ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। तो जो प्रॉफिट है वो सब में बढ़ जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, ठीक है, वो सारे मेंबर में बढ़ जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं माइनर। माइनर कौन होता है, जो बच्चों 18 साल से 18 ईयर से कम है, वो उसको हम बोलते हैं माइनर एज पर दी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और पार्टनरशिप एक्ट। तो अब यहाँ पे माइनर जो है वो क्या पार्टनरशिप बिजनेस का मेंबर बन सकता है, यानी पार्टनर बन सकता है, क्या वो HUF का मेंबर बन सकता है या पार्टनर बन सकता है, तो चलिए वो भी समझ लेते हैं। तो अगर हम बात करें माइनर की इन केस ऑफ partnership business, so in case of partnership business a minor member cannot become the member or the partners in partnership
बिजनेस यानी नो, ठीक है। इन जनरल वे में तो नहीं बन सकता, लेकिन अगर वो स्पेसिफिकली क्या है, बेनिफिशियल है फॉर द फर्म, तब हम उसको स्पेशल केसेस में, स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में क्या है, पार्टनर बना सकते हैं। लेकिन अगर हम जनरल बात करें एज जनरल, तो एज जनरल जो है आपका जो माइनर है वो एक पार्टनर्स नहीं बन सकता। बट अगर हम बात करें HUF की, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की, तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में ए माइनर कैन बिकम ए मेंबर ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बाय बर्थ, यानी बर्थ के साथ ही उसे ये अधिकार मिल जाता है, उसको ये राइट मिल जाता है कि वो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का मेंबर बन सकता है और पार्टनर बन सकता है। तो दीज आर दी वेरियस डिफरेंसेस। आई एम श्योर कि ये डिफरेंसेस आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे एंड आप समझ गए होंगे सारे टॉपिक। यानी आज हमने जो डिस्कस करे वो था पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड के कंटेंट, द प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस, एज वेल एज द डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड सोल प्रोप्राइटरशिप, एंड लास्टली द डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड HUF, एंड ऑल आर इज क्रिस्टल क्लियर फॉर यू। सब आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। चलिए अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय।